स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, गैसियस स्टेट की, सबकी अपीयरेंस डिफरेंट रहती है। डेंसिटी, यदि कोई भी चीज का डेंसिटी ज्यादा हो तो हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं कि वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर रही है कोई चीज तो हम समझते हैं कि वो गैस हो सकता है। वॉल्यूम यदि कम ही ऑक्युपाई किया हुआ तो हम समझते हैं सॉलिड है वो। तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपीयरेंस कैसी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इस चैप्टर में तो हमें देखना है अबाउट गैसियस स्टेट, मेनली हमें डील करनी है इस चैप्टर में। हल्का फुल्का लिक्विड स्टेट के बारे में देखना है, बट सॉलिड स्टेट की तो फुल इंट्रोडक्शन और पूरी चैप्टर स्टैंडर्ड 12th में हमें डील करना है। तो जब भी गैसियस स्टेट की बात होती है तो गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 फैक्टर्स का जरूरत पड़ता है। यदि आप 4 फैक्टर्स बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यदि ये 4 फैक्टर्स आप डिस्क्राइब कर देते हो तो समझो आप एक गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी को आप अच्छे से डिफाइन कर देते हो। कहने का मतलब क्या है, देखो इन 4 फैक्टर्स में से यदि कोई 3 फैक्टर्स आपको अच्छे से मालूम चल गया, उस गैस की प्रेशर के बारे में मालूम चल गया, उस गैस की वॉल्यूम के बारे में मालूम चल गया, उसकी टेम्परेचर के बारे में मालूम चल गया, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ मोल्स है वो आप निकाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट गैस लॉज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिससे यदि कोई भी 3 फैक्टर हमें मालूम है तो चौथा को विद द हेल्प ऑफ सम गैस लॉज जो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे उसकी मदद से कैलकुलेट की जा सकती है। अब बात होती है सिर्फ गैस की नहीं, अब कोई भी चीज का यदि हमें फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमने आपको बोला भी था एक चीज के बारे में सोचने के लिए कि थर्मल एनर्जी और ये 2 फैक्टर कहीं ना कहीं एक सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करता है ना। थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसे डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को, हम लोग देखते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब बेटा जल्दी से मुझे थोड़ा सा बता दो कि थर्मल एनर्जी यदि बढ़ता है तो सॉलिड से हम किस स्टेट की ओर जाएंगे? सर गैसियस स्टेट। गैस की ओर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। थर्मल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी on account of motion of its particle। देखो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी एक सिस्टम के अंदर होता है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताना कि थर्मल एनर्जी का क्या टेम्परेचर से कुछ लेना देना है? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, हाँ लेना देना है। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है सर। तो थर्मल एनर्जी बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ, दोनों सब्सटेंस को सॉलिड से गैस के ओर लेके जाएगा। वही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पार्टिकल्स को सामने लाता है कि दूर ले जाता है? सामने लाता है सर। सामने लाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस से सॉलिड की ओर कोई सब्सटेंस आएगी। तो बोलने का मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेट करता है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेट करता है। सर ट्रू है। ट्रू है सर। बात है, ट्रू है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो इधर जाएगी उसकी फिजिकल स्टेट और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेट करता है।
अब मैंने एक लास्ट क्लास में आपको बात सोचनी बोली थी कि थर्मल एनर्जी या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, क्या दोनों में से कोई अकेले कोई पर्टिकुलर चीज का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर सकता है? तो आई सपोज आप लोग सोचे होंगे, तो सोचने के लिए मैंने आपको एक बात, बाइक है आपके फ्रेंड का, ये 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उधर जा रहा है और ये 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा है। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो क्या आप दोनों को हाई बाई करने का टाइम मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो एक दूसरे के बीच में जो हाई बाई नहीं हो पाएगा उसके कारण अट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगी। मानो कि ये दोनों पार्टिकल्स दोनों बहुत क्लोज है, मानो आपका बाइक आपका दोस्त का बाइक बहुत क्लोजली गुजरा और इतना स्पीड ज्यादा था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ऑपरेट करने का टाइम ही नहीं मिला और कोई हाई बाई नहीं हो पाई। बोलने का मतलब यदि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल्स नहीं कर पाते। वहीं मान लो कि ये वाला स्पीड जो है, ट्रैफिक है 10 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड है और ये वाला 20 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड में ऑपोजिट मूव कर रहा है और बहुत ट्रैफिक है, तो क्या आप अपने दोस्त को हाई बाई कर पाओगे, बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर कर पाऊंगी सर। कर पाएंगे। तो मानो ये बात हो रही है मतलब अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो यहां पे पार्टिकल्स का यदि बात करें हम, तो थर्मल एनर्जी यदि कम है, थर्मल एनर्जी यदि कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑपरेट करने का टाइम मिल जाता है। अंडरस्टूड? तो बोलने का मतलब यही है, यदि आप कोई भी पर्टिकुलर चीज का स्टेट डिटरमाइन करना चाहते हो तो देयर शुड बी a compromise between thermal energy and intermolecular attraction. अब मुझे बेटा एक बात बताना, एक बॉडी है उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत हाई है, ये आपको बताया गया है, तो क्या ये जरूरी है कि वो चीज सॉलिड ही रहेगा? आपको बताया गया है कि एक बॉडी है उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो क्या ये जरूरी है कि वो चीज सॉलिड ही रहेगा? यस सर। ना। क्यों देखो, सर? बता रहा हूं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मानो बहुत हाई है और थर्मल एनर्जी भी बहुत हाई है, तो क्या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ऑपरेट करने का टाइम मिल पाता है? नो सर। नो सर। तो बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का हाई होना ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कोई चीज सॉलिड रहेगा, उसके लिए थर्मल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी आप बता सकते हो कि वो चीज सॉलिड स्टेट में रह सकता है। ओके, तो इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट। आई सपोज आपको ये चीज समझ आ गई। ओके, अब यदि मैं सबसे सिंपलेस्ट स्टेट का बात करूं आपके सामने, तो गैसियस स्टेट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, ये सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर क्यों है? देखो, गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं एक दूसरे के सामने रहते हैं कि दूर रहते हैं? तो दूर में रहते दूर हैं। रहते हैं। दूर रहते हैं। जब पार्टिकल्स में दूरी बहुत ज्यादा है तो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कैसा रहता है? कम रहेगा सर। बहुत कम रहता है। बहुत कम रहता है। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या रहेगा? वेरी लेस, वेरी लेस रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ
गैस के पार्टिकल्स का जो थर्मल एनर्जी है वो कैसा रहता है? हाई रहता है। वेरी हाई। गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत हाई मूव करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो थर्मल एनर्जी बहुत हाई रहता है। अब थर्मल एनर्जी हाई रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को तो और ऑपरेट करने नहीं देता। तो बोलने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो वैसे भी वेरी लेस है दूर रहने के कारण, बट ये जो थर्मल एनर्जी हाई है उसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और कम हो जाता है। जो थोड़ा मोड़ा भी ऑपरेट कर सकता था वो भी नहीं ऑपरेट करेगा क्योंकि ये स्पीड इतनी ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है। तो गैसियस स्टेट में सिर्फ एक फैक्टर काम कर रहा है जो थर्मल एनर्जी है, दूसरा वाला फैक्टर तो लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए इस स्टेट को बोला जाता है द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियडिक टेबल में हैं अभी तक जो खोजे गए, उसमें से कितने एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? कोई जवाब देगा? कोई भी बोलिए। नोबडी? जरा सोच तो लो। हाइड्रोजन कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम और ऑल पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, मतलब कुछ कुछ। नो सर, कुछ कुछ सर, कुछ कुछ। ऐसा मत बोलिए। देखिए चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यूं तो 11 एलिमेंट, मात्र 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जो पीरियडिक टेबल में है। 11 एलिमेंट्स नोन टिल डेट, अभी तक जो जाने गए हैं, नोन टिल डेट स्टेट। ओके, 11 एलिमेंट्स। तो चलो उनका थोड़ा सा हम लोग पोजीशन भी देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा मेरा मदद करना कि सर आप सही बता रहे हो कि गलत। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। आप डायरेक्ट आ जाओ ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन पीरियड 2 कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सर गैसियस। गैसियस स्टेट। ग्रुप 16 में कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस। ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन में एग्जिस्ट करती है। और वही ग्रुप 18 का मैं बात करूं तो जितने भी हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो गिन लो सब मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। तो आई सपोज आपको पूरी पीरियडिक टेबल में कौन कौन से नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं दिमाग में रहेगी, और सबको मालूम है। आप थोड़ा सा सोच नहीं रहे हो इसलिए नहीं आपको याद आ रहा है, बट आई सपोज सब। हाँ ना? यस सर। अरे ब्रोमीन कौन से स्टेट में रहते हैं कोई बोलेगा क्या? लिक्विड स्टेट में। हाँ, कंफ्यूज मत करना। आयोडीन कौन सा स्टेट में रहता है? अरे आयोडीन नमक में खाते हैं ना, सॉलिड, ठीक है ना? तो गैसियस स्टेट में यही। ओके, ये दिमाग में आपको रखना। अब यदि मैं थोड़ा सा गैसियस स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। सिंपल सी चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा बात करूं तो बहुत सिंपल चीज है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी में बात करूं तो गैस कम कंप्रेसिबल है कि ज्यादा कंप्रेसिबल है? ज्यादा कंप्रेसिबल। हाईएस्ट कंप्रेसिबल तीनों स्टेट में, सही कि गलत?
Yes, sir. सही है सर। बिल्कुल कॉम्प्रेसिबल, हाईएस्ट कॉम्प्रेसिबल है। एग्जर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि मैं कोई कंटेनर लेता हूं, कोई भी एक कंटेनर लेता हूं और उसमें मैं कोई गैस भर के रखा हूं, तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, वाल्स को बॉम्बार्ड करेगा, वाल्स पे हिट करेगा, और वाल्स पे हिट करेगा तो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हर डायरेक्शन में वो गैस के पार्टिकल्स इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स कोई अपने वाल पे प्रेशर नहीं एक्सर्ट करते, ये क्या है, इधर उधर भाग रहे हैं तो प्रेशर क्या करता है, वाल पे मारता है, ठीक है। तो एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। डेंसिटी लीस्ट की मैक्सिमम, लीस्ट डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी लीस्ट होगा सर। डेंसिटी सबसे कम होगा क्योंकि इसकी पार्टिकल्स बहुत कम रहते हैं ना एक गिवन वॉल्यूम में। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। डेंसिटी लीस्ट मिक्स होमोजीनियसली इन एनी प्रोपोर्शन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, मान लो एक पल के लिए कि मैं एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, और उसमें कोई एक गैस डाल दिया और कोई एक दूसरा गैस यहां से डाल दिया, ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा देर के बाद दोनों गैस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आप गैस डालते हो, एक कोई ये गोल वाला गैस डाल रहे हो और मान लो कोई स्टार वाला गैस डाल रहे हो, तो दोनों एक दूसरे में होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कोई एक गैस ज्यादा लिया, एक गैस कम लिया, आप मिक्स करोगे तो बोलो कि एकदम आराम से होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी थ्रू आउट। ओके, तो मिक्स होमोजीनियसली इन एनी प्रोपोर्शन, गॉट इट। तो गैसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपको तो ये मालूम है ही। ओके, नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, इसके शेप और वॉल्यूम क्या डेफिनेट होती है? नो सर। नो होगा, बट मैंने एक रफ डिस्कशन दे दिया आपको, कभी क्वेश्चन पूछ ले स्कूल एग्जामिनेशन में तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा होते हैं, वाल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, डेंसिटी तीनों स्टेट में सबसे कम होती है, इसकी आपस में होमोजीनियसली मिक्स करेगी, यूनिफॉर्मली मिक्स करेगी, इनकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट कि स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ना। चलिए मिटा दो। Yes, sir. चलिए, चलो, और लंबी छुट्टी से वापस आ चुके हो तो आराम से आप थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करना, क्योंकि आप थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में घुसेंगे। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, बट इनके ग्राफ थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बस। चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं अलग अलग गैस लॉज में। गैस किन किन नियमों का पालन करता है? तो गैस लॉज में आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉयल्स लॉ। ओके,
तो बॉयल्स लॉ का सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसे सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature। देखो ठीक है, इसके स्टेटमेंट को आप लोग एक बार पढ़ लो, जितना समझे वेरी गुड, नहीं तो मैं अब एक डायग्राम के तहत आपको समझाता हूं। डेफिनेशन में मैं बाद में आऊंगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये वाला एक कंटेनर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर में कुछ गैस के पार्टिकल्स, ओके। अब देखिए ये पिस्टन यहाँ पे जब मौजूद है तो पिस्टन के कारण कुछ ऊपर से प्रेशर तो एक्ट हो रहा है। तो कुछ प्रेशर मान लीजिए है ऊपर से और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ये गैस ऑक्युपाई कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को थोड़ा नीचे कंप्रेस करता हूं और इस पिस्टन को मैं यहां ले आता हूं, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने पिस्टन को ऊपर से दबा दिया तो प्रेशर बढ़ा कि घटा? सब प्रेशर बढ़ बढ़ा गया। सर। बढ़ गया। बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ा तो आपको वॉल्यूम क्या दिख रहा है, बढ़ा कि घटा? तो घट गया गया सर। घट गया। जानते हैं कि प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम घट जाए, है ना। ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन। अब बॉयल्स लॉ यही, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को यदि आप कांस्टेंट रखो और गैस के मास को भी फिक्स्ड रखो, तो वॉल्यूम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का। आई सपोज समझ गए होंगे डेफिनेशन। मैं यदि इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मैं गलत हूं? सही है सर। सही है। बिल्कुल सही, ओके। अब मैं चाहूं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, इसको जरा समझते हैं। यदि मैं प्रेशर को दुगना करता हूं तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। हाफ, सर हाफ हो जाएगा। प्रेशर को दुगना करूंगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, है ना। और प्रेशर को मानो मैंने हाफ कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं चाहूं तो मैं इस P को उठा के इधर भी ला सकता हूं, ऑब्वियसली ला सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो P और V हो गई एक कांस्टेंट। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। मैं लिख सकता हूं इस तरह। अब देखिए एक चीज, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कभी का ये भी बोला जाता है, ये भी एक बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, है ना, बोल सकते हैं। अब देखो एक पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर
2 यूनिट है और वॉल्यूम 4 यूनिट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 8। सर 8 यूनिट। अब मानिए मैंने प्रेशर को बढ़ा के 4 कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो गया होगा? सर 16। सर 8 8 सर। वॉल्यूम हाँ ओके। अब मानिए मैं प्रेशर को 8 कर देता हूं, तो वॉल्यूम कितना हुआ होगा? कितना यूनिट? 4 सर 1 1 1 यूनिट। यूनिट हुआ होगा, क्योंकि कांस्टेंट को तो हमेशा उसको कांस्टेंट ही रखना है। तो मैं यदि इस कंडीशन को मानूं P1 V1, इसको मानूं P2 V2, मैं इसको मानूं P3 V3, तो मैं क्या लिख सकता हूं? P1 V1 will be equal to P2 V2, which will be equal to P3 V3 dot 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 dot, which will be equal to a constant। कोई दिक्कत? मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो यही बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। करेक्ट? तो ये सिंपल बॉयल्स लॉ है। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं ग्राफ पे। अब मैं क्या करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का। ओके, बोलने का मतलब क्या है? देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर हाई है कि प्रेशर लो है, मुझे बताना। हाई है सर। हाई है। हाई है, आपको ग्राफ आई सपोज पढ़ने आता होगा। प्रेशर हाई है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है? लो है। लो है सर। बहुत लो है। अब मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो ये पॉइंट पे प्रेशर कैसी है? सर लो बहुत है कम सर। है। लो लो है। वॉल्यूम कैसी है? हाई। सर हाई है। है ना? तो आपको तो ग्राफ में समझ आ ही रहा है कि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, है ना? प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और वहीं प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या है? ज्यादा हो गया। तो ग्राफ में तो आपको समझ आ ही रहा है। इस पूरी ग्राफ में हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ओके, पूरी ग्राफ में टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट रही, और जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है उन ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब क्या होता है? ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना? जो ग्राफ को आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाओगे उनको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। ओके, मान लो मैंने ये टेम्परेचर T1 पे बनाया है, ठीक है? करेक्ट? अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूं आपके लिए। P बाय V को मैं V या P के साथ प्लॉट करता हूं, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ बोलोगे ऐसा क्यों? तो बेटा वॉल्यूम चेंज हो, प्रेशर चेंज हो, कोई मतलब नहीं है, पर पीवी तो अपने आप को हमेशा मैनेज करके एक कांस्टेंट बना लेता है ना? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट करके एक कांस्टेंट बना लेता है। तो P into V, प्रोडक्ट ऑफ PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर। अब एक छोटा सा ग्राफ और मैं पूछ लेता हूं आपसे। P को मैं 1/V से कर रहा हूं, तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए था? मैं दे रहा हूं कुछ हिंट आपको। ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, कि ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए, कि ये ग्राफ
इस तरह का आना चाहिए। ABC में बता दो किस टाइप का ग्राफ होना चाहिए। सर बीच वाला सर। बी टाइप सर बी बी वाला राइट। तो आपको ग्राफ का नॉलेज है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी है ना यार, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना। अब मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, यदि मैं इस पूरे को x ही मान लेता हूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ क्या होता है, लीनियर। ओके, तो आई सपोज इतना तो आपको मालूम है ही। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने को दूंगा। मान लीजिए मैं यहां पे टेम्परेचर को चेंज कर देता हूं, मैं T2 कर देता हूं, तो क्या प्रेशर के चेंजेस के हिसाब से जो वॉल्यूम आया है वो सेम रहेगा उस टेम्परेचर पे? यस सर। नो सर, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा वॉल्यूम फिर। बेटा देखो सिंपल सी, ये ग्राफ क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूं तो ग्राफ दूसरी आएगी। सेम प्रेशर के लिए वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो उस प्रेशर के मुताबिक वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ भी आपकी बदल जाएगी। तो ये एक 3 आइसोथर्म मैंने बना दिया। इस ग्राफ में टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है T1, इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ये ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मैं 3 आइसोथर्म्स बनाया हूं आपके सामने, और आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इन तीनों में कौन सी टेम्परेचर हाईएस्ट है? कोई सोच सकता है? T1 देखिए आप लोग पढ़ोगे, अभी तो नहीं, मतलब एक क्लास के बाद आप लोग पढ़ोगे, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, और आई होप आप लोग पढ़े होगे जूनियर क्लास में ये वाला इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, बट सिंपल जान लो कि इसका वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसकी डेरिवेशन बाद में हम लोग देखेंगे। P is pressure, V is volume, N is number of moles, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है जिसको हम लोग देखेंगे बाद में, ये एक कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। ओके, अब देखिए इस ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके, और आपको ये पूछा गया है कि कौन सी टेम्परेचर इसमें ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं, मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेता हूं, मानो मैं यहां, ठीक है ना, एक वॉल्यूम मैंने फिक्स्ड ले लिया तीनों के, ठीक है ना। तो दिस वन T1 के लिए, ये T2 के लिए, और ये T3 के लिए पॉइंट आ गया, ठीक है ना, वॉल्यूम सेम। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं? इसका मतलब प्रेशर जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा। तो चलो देखते हैं किस टेम्परेचर पे प्रेशर मैक्सिमम है। किस टेम्परेचर पे आपको प्रेशर मैक्सिमम लग रही है? सर T3 T3 पे में आपको प्रेशर मैक्सिमम लग रही है। जब प्रेशर मैक्सिमम है तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है? T3 इज ग्रेटेस्ट टेम्परेचर, T2 नेक्स्ट, एंड T1 इज द लीस्ट टेम्परेचर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ओके, जब भी कोई तीन क्वांटिटी रहे, ओके, अब ये तीनों तो अलग अलग हो गया ना, अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये तीनों भी वेरिएबल है, तो कोई एक को फिक्स्ड कर दो, अब फिर दोनों को कंपेयर कर दो। आई सपोज आपको समझ आ गई होगी कि नहीं समझ आई? सर प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो हो जाएगा। ओके, अब मानिए
चलो एक और मैं क्वेश्चन देता हूं। ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3। ओके, अब मेरा आपसे पूछना है कि कौन सी टेम्परेचर मैक्सिमम है। T3। चलिए देखते हैं, वो भी देखते हैं। मान लो PV इक्वल टू nRT है, तो मैं क्या करता हूं, V को उधर लेके चल जाता हूं। V गया नीचे, सर T1 होगा। बताते हैं। ठीक है ना, 1/V को मैंने कांस्टेंट कर दिया, 1/V को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं देखो 1/V का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पकड़ता हूं और मैं कांस्टेंट कर दिया, तीनों ग्राफ से टच करवा दिया। ठीक है, अब देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो टेम्परेचर तो ज्यादा आपको T3 के केस में आ रहा है, तो प्रेशर भी ज्यादा है। ओके, T1 केस में प्रेशर सबसे कम आ रहा है, तो प्रेशर सबसे कम तो टेम्परेचर भी सबसे कम ही है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है T3, T2, T1। कोई दिक्कत? नो? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ आई ना? मैंने 1/V को कांस्टेंट लिया तो कांस्टेंट हो गई। प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो T3 में आ रही है, तो T3 ही सबसे बड़ा है। ओके, सर PV और 1/V में अगर ग्राफ बनाना हो तब? क्या बोल रहे हो बेटा? PV और 1/V में ग्राफ बनाना हो तब? भैया PV को कुछ भी करो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, PV कभी चेंज होगा क्या? नहीं सर। No. चलिए, तो इन ग्राफ को आप प्लीज एक बार बनाना और थोड़ा चेंज करके कांस्टेंट लेना। आप क्या करना, प्रेशर को कांस्टेंट कर लेना, फिर जानने का कोशिश करना कि क्या चेंजेस आती है। चेंजेस तो नहीं आएंगे, आंसर सेम आएगा आपका, बट थोड़ा अपने भी दिमाग को लगा देना। मिटा दो इसको। चलिए, अब बॉयल्स लॉ के ऊपर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं देता हूं और आई सपोज बच्चे बना लेंगे इसको। चलिए, मान लो एक बैलून है, ठीक है ना, ये एक बैलून है और इसमें जो गैस भरी हुई है उसके कारण प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम है 2.27 लीटर, ठीक है ना। इसके अंदर में मान लो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और उस हाइड्रोजन गैस के कारण वॉल्यूम है 2.27 लीटर। इस गैस के कारण जो प्रेशर इसके अंदर में डेवलप हो रहा है इट्स 1 बार प्रेशर और टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है। ओके, गॉट इट। और एक दूसरी बैलून है, गॉट इट। अब गैस को क्या किया जाता है, इसमें से इसमें डाला जाता है। okay? और मानिए एक पल के लिए कि प्रेशर इसका जैसे ही 0.2 बार पहुंचता है, इस गैस को मैंने इसमें डाला, तो इस गैस के इस बैलून के अंदर में प्रेशर जैसे ही 0.2 बार पहुंचता है, ये बैलून ब्रस्ट कर जाता है। ओके, अब आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम क्या है इस बैलून की, यदि टेम्परेचर आपका 298 केल्विन ही है। ओके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 11.35 लीटर
36.82 लीटर, सर ए ही होगा। 43.1 लीटर, डी 18 लीटर्स। ओके, तो आई सपोज एक बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, यदि आप इसको बनाओ, एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सर ए ही क्या होगा। दिया हुआ है देखो, आप समझोगे थोड़ा सा तो अंदर में कुछ प्रेशर डेवलप हुई है, तो आप यहाँ पे चलो प्रेशर P1 है तो 1 बार मान लो, और V1 वॉल्यूम जो है 2.27 लीटर मान लो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने वाली चीज है, बनाना तो आसान है, थोड़ा इसको समझना चाहिए। बोला क्या जा रहा है, ये गैस यदि इसमें डाल रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है वो निकालिए मैक्सिमम। यदि इसके अंदर में इतना प्रेशर डेवलप होता है तो ये बैलून फट जाता है। तो बैलून कब फटता है, जिस पॉइंट पे उसको ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, उस पॉइंट पे फट जाएगा। तो ये मैक्सिमम उसके प्रेशर लिमिट है, तो ये मैक्सिमम इसकी वॉल्यूम की लिमिट। तो P2 आपको दिया हुआ है 0.2 बार, और जिस पॉइंट पे वो ब्लास्ट करेगा वही तो उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगी। तो ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है तो हम लोग कौन सा लॉ लगाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का? सर P into V। बॉयल्स लॉ लगाते हैं, है ना। तो हमने लगाया बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 will be equal to P2 V2, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तो आपको निकालना क्या है, V2 निकालनी है। तो P1 आपको 1 दिया हुआ है, V1 2.27 दिया हुआ है, और P2 आपको 0. कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। V2 आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो आई सपोज इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो 11.35 लीटर आएगा। तो किसी को ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब देखो बेटा, एक बात मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को एक तरह समझाना है कि मैंने इसके अंदर में जो गैस डाला, क्या मैं बाहर से नाप के डाला था कि वो 2.27 लीटर है कोई कंटेनर में, हाँ या ना? नहीं सर। नो। जब मैंने इसमें गैस डाला तो इसकी मैक्सिमम जितनी फैलने की थी उतना वो फैला, और वही तो उसकी वॉल्यूम थी। गैस का तो कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं ना होता है, उसको जहां एक्सपेंशन मिलेगा वही उसकी मैक्स वॉल्यूम है कि नहीं। तो इसमें वो मैक्सिमम 1 बार प्रेशर डेवलप कर पाया, वही उसकी वॉल्यूम हो गई। और यहाँ पे यही इसकी वॉल्यूम हो गई, क्योंकि ये मैक्सिमम इतना ही कि गैस की वॉल्यूम के बारे में ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहता है कि गैस की वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर का वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो आई सपोज आपको ये समझ आई कि नहीं आई? हाँ, ओके, सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी। तो चलो इसको मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। गैस लॉ के अंदर दूसरा लॉ जो हम लोग देखेंगे वो है चार्ल्स लॉ। ओके, 4 दिन छुट्टी में कौन कौन पढ़ाई किया है, नाम बताएगा? यस सर, मैंने पढ़ा है सर। और कोई? अरे कहीं तो हाँ कोई सर, हम भी पढ़े होगे ना। और कोई? सर और कोई खाली नहीं? घूमे खाली घूमा, कहाँ घूमा? पढ़े भी सर। पढ़ा भी, चलो ठीक है। जो भी हो, देखो बोलने का मतलब ये है क्या, जो खाली टाइम मिल रही है उसको यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे चार्ल्स लॉ। आपको डेफिनेशन नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो, और एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, लिख के ला रहा हूं। मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, एट कांस्टेंट pressure the volume of a fixed mass
of gas increases slash decreases dot 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 dot. तो आप ऐसा होमवर्क इसको करके आना बेटा, ठीक है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ ये स्टेटमेंट, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये क्या है। ओके, चार्ल्स लॉ बोलता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ बोलता है कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे एक गैस का वॉल्यूम V0 है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये डेफिनेशन जो मैं आपको होमवर्क दिया हूं, आप ये समझ जाओगे तो अभी लिख लोगे इसका डेफिनेशन। वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर गैस का आप मान लीजिए V0 है, ठीक है। अब ये नियम ये बोलता है कि यदि आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, ओके, ये नियम बोलता है कि यदि आप टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो वॉल्यूम इतना अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। कितना अमाउंट से इंक्रीज होता है? दिस अमाउंट से इंक्रीज होता है। ओके, सिंपल बात है कि यदि वॉल्यूम को 1 डिग्री बढ़ाया जाए तो, सॉरी, यदि टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम इतना अमाउंट से एडअप हो जाता है। ओके, अब मेरा बोलना है कि टेम्परेचर, तो V0 प्लस 1/273 V0 और एक बार 127 V0 हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू इतना लिख सकता हूं, इसको हटा के लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? सर हाँ, लिख सर। सकते हैं। Yes, sir. 2 डिग्री बढ़ाया तो 2 टाइम्स इसका बढ़ा। अब मानो मैं टेम्परेचर को 3 डिग्री बढ़ा देता हूं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? T टाइम्स। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। अब मानिए मैं दोनों के बीच में V0 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस T/273। बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा। आ गया सर। समझ आ गया कि रिपीट कर दूं? नो सर, आ गया है सर। चलो ठीक। तो ये वाला मैं कॉमन लिया, V0 1, ओके, T273, V0 कॉमन निकला। अब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273। अब मैं काम करता हूं, एक 273 को कॉमन निकाल देता हूं बाहर, मैं निकाल सकता हूं। ओके, और आपने जूनियर क्लासेस में एक चीज पढ़ा है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। हाँ जी सर, पढ़े हैं। तो मैं 273 प्लस T के जगह पे टेम्परेचर इन केल्विन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो मैं मानता हूं वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन एज, और ये वाला पूरा एक कांस्टेंट है कि नहीं है? V0 कांस्टेंट है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 273, इट्स आल्सो अ कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं इसको K, ओके, इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। कि नहीं लिख सकता हूं? दिस वन इज अ कांस्टेंट एंड दिस वन इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यदि इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। क्या ये सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है सही। तो चार्ल्स लॉ का यदि मैं एक
सिंपल स्टेटमेंट लिखूं, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट लिखूं तो चार्ल्स लॉ बोलता है और फिक्स्ड mass of dry gas volume is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature का मतलब होता है जो केल्विन में मेजर की जाती है। ओके, सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि यदि आप गैस का मास को फिक्स रखते हो तो वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, या बोलो टेम्परेचर इन केल्विन का। चीज बताना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दिमाग में रखनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट। ओके, ये नियम बोल रहा है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर इन केल्विन का। ओके, वेरी सिंपल लॉ। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, V by Tk is equal to a constant। कोई दिक्कत? आराम से लिख सकता हूं, V by Tk is equal to a constant। ओके, अब बेटा मुझे एक बात बताना कि मान लो वॉल्यूम 16 यूनिट्स है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा? So 4 unit. 4 यूनिट। आएगा। अब मान लो कि मैं वॉल्यूम को कर देता हूं 8, तो आपका टेम्परेचर कितना होगा? So 2 unit. 2 यूनिट। होगा, तब ना उसको कांस्टेंट कर पाएगा। अब मान लो मैं कर देता हूं 4 यूनिट कर देता हूं वॉल्यूम को, तो टेम्परेचर कितना? मतलब बोलने का कि उसको हमेशा कांस्टेंट करना है इस रेशियो को। तो मैं इसको यदि मैं मानूं V1 T1, V2 T2, V3 T3, तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, V1 T1 is equal to V2 T2। लिख सकता हूं डॉट 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 which will be equal to a constant। ओके, तो दिस इज द चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट। अब यदि ये वाला डेफिनेशन आपको होमवर्क करना है तो क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये भी एक चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है जो बोलता क्या है, तो उसका वॉल्यूम इतना अमाउंट से बढ़ेगा, और यदि आप 1 डिग्री घटाओगे तो इतना अमाउंट से वो घटेगा। ये भी एक चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो मैं आपको होमवर्क देना, थोड़ा सा इस पार्ट को एनसीईआरटी से पढ़ना और इसको कंप्लीट करने का कोशिश। तो आई सपोज आप इस स्टेटमेंट को पूरा कर सकते हो। चार्ल्स लॉ का ये भी स्टेटमेंट है कि हर एक 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम इतना अमाउंट से बढ़ेगा, और यदि 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम इतना अमाउंट से घटेगा। सर कर लेंगे सर। इस पार्ट को आई विल रिक्वेस्ट यू, चार्ल्स लॉ का जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ना थोड़ा सा। ओके, तो ये तो चार्ल्स लॉ का कहानी हुआ। इस डेरिवेशन को एक बार डिराइव कर लेना है और होमवर्क कर लेना है, क्योंकि हर चीज टीचर करेगा तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी एनसीईआरटी पढ़नी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एक चैप्टर को पढ़ना है कम से कम। थ्योरी को बेटा स्ट्रॉन्ग करो। थ्योरी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी आपकी न्यूमेरिकल चुटकी में बनते चली जाएगी। ओके, तो चलो एक ग्राफ पे आता हूं। एक इंपॉर्टेंट चीज चार्ल्स लॉ के बारे में और बताना है।
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीजेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, गैस स्टेट में हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज का यदि स्टेट जानना है तो और थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो वैसे भी 0 माना जाता है गैस में। अब बोला जा रहा है कि टेम्परेचर यदि 0 केल्विन पहुंच जाता है तो गैस की जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, बोले तो थर्मल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अब गैस की थर्मल एनर्जी 0 हो जाए, या बोलने का मतलब उसकी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी 0 हो जाए, तो आप गैस को डिफाइन कर सकते हो क्या? गैसीय स्टेट ही खत्म हो गया है कि नहीं? गैस के पार्टिकल्स का मोशन खत्म हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो पहले से नहीं। तो गैस एग्जिस्ट करेगा क्या वहां पे? बिल्कुल नहीं। नो सर। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये ग्राफ मैं यदि प्लॉट करूं आपके सामने, दिस इज अ वेरी, देखो ये केल्विन में, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज इन केल्विन। टेम्परेचर देखो 0 है तो वॉल्यूम भी आपकी 0 है। ओके, और आपने ये भी पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसके कारण क्या है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी आपकी लीनियरली बढ़ रही है। यहाँ देखो टेम्परेचर इतना तो वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर बढ़ा तो आपका वॉल्यूम भी है कि नहीं? तो लीनियर इंक्रीज है। तो दिस इज अ स्मॉल ग्राफ फॉर यू। अब यदि इस ग्राफ को मैं सेल्सियस में प्लॉट करूं तो क्या मुझे कोई बता सकता है ये ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगी? क्या मैं यहां से बना सकता हूं इस ग्राफ को? क्या बना सकता हूं, हाँ ना? नहीं सर, 273 से शायद बनेगा। वेरी गुड। नहीं बना सकते क्योंकि बोला गया है यार 0 केल्विन पे उसकी एक्टिविटी सीज करेगी और वॉल्यूम 0 हो जाएगी। बट 0 केल्विन तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होता है, आपको ये मालूम है। Tk इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होती है एग्जैक्ट, पर आपको 273.15 नहीं करना है, 273 लेना। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कि हम टेम्परेचर इन केल्विन 0 है तो ये इधर आएगा तो -273 है ना। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस 0 केल्विन कितना होता है? -273 होता है। तो एक्चुअली -273 पॉइंट एग्जैक्ट लिखोगे तो 15 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो होती है इक्वल टू 0 केल्विन। तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी वहां पे होगा। तो नेगेटिव में देखो, मैं नेगेटिव में ग्राफ को ले गया, गॉट इट? ये दिमाग में रखना, अंडरस्टूड? तो यदि आपको ग्राफ मेंशन किया गया कि सेल्सियस और वॉल्यूम का, टेम्परेचर इन सेल्सियस और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कीजिए फॉर चार्ल्स लॉ, तो आप मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को 0 कहां करोगे? -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन रहेगा तो 0 पे ठीक है चलता है। ओके, तो ये चार्ल्स लॉ की ग्राफ हो गई आपके लिए। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि प्रेशर P1 पे मैंने इस ग्राफ को प्लॉट किया तो एक पर्टिकुलर ये आई, प्रेशर P2 पे प्लॉट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अलग रीडिंग आएगी, प्रेशर P3 पे प्लॉट करूंगा तो एक अलग रीडिंग आएगी। मेरा आपसे एक छोटा सा होमवर्क है कि आप बना के लाओगे कि कौन सी प्रेशर ज्यादा है और कौन सी प्रेशर कम है। आई सपोज आप CV इक्वल टू nRT लगाओगे, कोई एक को कांस्टेंट करोगे और आराम से बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? हो जाएगा ना? प्लीज डू इट। और वैसे ही इस ग्राफ के लिए भी मैं दे देता हूं, तो सेम ही होगी, प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3। और आपको मालूम है ना चार्ल्स लॉ की जो ग्राफ प्लॉट होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। आपका क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। ये वाला ग्राफ है प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला ग्राफ है प्रेशर कांस्टेंट है। तो बोलने का मतलब जो कर्व्स को या जो ग्राफ को हम कांस्टेंट प्रेशर पे बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है ना? आइसोबार्स क्या होता है?
कर्व्स या ग्राफ कर्व्स एट कांस्टेंट प्रेशर, और आपके लिए छोटा सा होमवर्क है ये वाला कि विच प्रेशर इज बिगर, आपको पता करके लाना है। सिंपल है, PV इक्वल टू nRT है। ओके, आप किसी को भी एक कांस्टेंट ले सकते हो। यहाँ पे आपको प्रेशर के बारे में पूछा गया है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे टेम्परेचर को यदि आप कांस्टेंट ले लोगे, है ना, यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, वॉल्यूम तो है ना, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया तीनों केस में, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर जिसका सबसे ज्यादा होगा, सॉरी वॉल्यूम जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। आई सपोज आप निकाल सकते हो, इसको कर लोगे कि नहीं? हाँ जी सर, कर लेंगे। ओके, ये छोटा सा आपका होमवर्क रहा, इसको प्लीज आप लोग ट्राई करोगे। इसको लिख लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव करते हैं। चलिए, छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको चार्ल्स लॉ के ऊपर। एक बैलून है जो पैसिफिक ओशन के ऊपर सेल कर रहा है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन के ऊपर ये तैर रहा। टेम्परेचर यहाँ पे है 23.4 डिग्री सेल्सियस। हमेशा ये ध्यान देना बेटा कि जब भी ये सारे गैस लॉज के कैलकुलेशन करोगे ना, वहां पे आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। ओके, अब इसकी वॉल्यूम है 2 लीटर। ओके, अब यही बैलून तैरते तैरते मानो आ गया इंडियन ओशन पे। ओके, इंडियन ओशन पे टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, और आपको वॉल्यूम बोला है इस गैस का निकालना, तो क्या आप निकाल सकते हो? सिंपल सी क्वेश्चन, निकाल सकते हैं। यस सर। प्रेशर को आप कांस्टेंट मान लो, आप प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान सकते हो, और प्रेशर कांस्टेंट रहती है तो लगता है चार्ल्स लॉ, है लगेगा आपका चार्ल्स लॉ। तो आप यदि लगाओगे यहाँ पे चार्ल्स लॉ तो क्या होगा, बोलिए चार्ल्स लॉ, V1 बाई सर T1 T1 V2 by T2। V1 by T1 is equal to V2 by T2। ओके, तो V1 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। T1 कितना दिया हुआ है, 23.4 प्लस कितना, 273। 273। हाँ, तो क्या आ जाएगा 276.4 केल्विन, है ना। अब V2 आपको निकालने के लिए बोला गया है, टेम्परेचर कितना है 26.1, तो कितनी आ जाएगी 279.1, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, आप V2 आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हो जाएगी। आप निकाल लोगे इसको, होगा कि नहीं होगा, कि अभी भी नहीं बनेगा? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं? बनेगा सर। बन बन जाएगा जाएगा। सर। चेंज करना है। दूसरी बात, प्लीज एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आप लॉ को मेंशन कर देना, एज पर चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ जो आप एज अ होमवर्क इसे बना लोगे। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन, which graph
validates चार्ल्स लॉ। कौन सा ग्राफ चार्ल्स लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है? अच्छा, आप लोग थोड़ा सा लॉग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। कुछ बच्चे जूनियर क्लास में हल्का फुल्का पढ़ के आते हैं। चलिए, तीन ही ऑप्शन दिया। कौन सा ग्राफ आपको चार्ल्स लॉ के बारे में अच्छे से बता रहा है? सर फर्स्ट। बी नंबर। बी नंबर, वेरी गुड। कौन दिया आंसर? शुभजीत। वेरी गुड बेटा, लॉग आप पढ़े हुए हो, आईसीएसई से हो क्या? चलिए। नहीं सर, पढ़े हैं सर, क्लास 11th में ही पढ़े हैं मैथ्स में। हाँ हाँ, अभी तक हो गया होगा लॉग थोड़ा सा। ये देखो, ये वाला देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या होता है? स्ट्रेट लीनियर लाइन। रिलेशन। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। और आप ये जानते हो चार्ल्स लॉ के बारे में, ये दोनों में बचा तो चलो हम लोग देखते हैं। चार्ल्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हो, V इज इक्वल टू KT होता है ना, V by T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT। अब यदि मैं दोनों साइड लॉग लगाता हूं तो log V इज इक्वल टू log KT। अब आपको मालूम है log AB क्या होती है? log A प्लस B, मालूम है कि नहीं? यस सर। यस सर। log V इज इक्वल टू log K प्लस log T। ओके, अब यदि मैं देखूं तो log V y एक्सिस पे है, तो मैं चलो y एक्सिस पे है तो मैं इसको y लिखा। ओके, कांस्टेंट का log हमेशा एक कांस्टेंट ही आता है, तो मैं मानता हूं ये C आए। अब log T आपकी x एक्सिस पे है, तो मैं इसको x लेता हूं। अब यहां पे मैं हल्का सा एक 1 डाल देता हूं, 1 डॉट log t को x लिया, 1 को मैं मान लिया m। तो आपने एक ऐसा इक्वेशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा है ना आपने, y इक्वल टू mx प्लस c। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं log v को y मान रहा हूं, log k को कांस्टेंट मान रहा हूं, log t को x मान रहा हूं, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो 1 आ रही है तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप है ना। m इक्वल टू 1 कब आती है? जब tan थीटा कितना होता है? 45 डिग्री है ना। tan थीटा जब 45 डिग्री होगा तब आपका स्लोप का वैल्यू 1 आता है। तो ऑब्वियसली स्लोप पॉजिटिव, इस केस में तो स्लोप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव स्लोप है ना। नेगेटिव स्लोप है। इसमें स्लोप पॉजिटिव है और आपसे यदि थीटा का वैल्यू भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। अगेन, सो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर चार्ल्स लॉ। आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन। क्या हो गया, बोल रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा आगे। अब एक क्वेश्चन आप लोग अभी बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मानो एक इलास्टिक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इलास्टिक है, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम जो है
एयर भरने के कारण, इसमें एयर भरा हुआ, ठीक है, इज 3 लीटर, ठीक। और ये अभी टेम्परेचर 320 केल्विन पे है, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूं, एक दूसरे रूम में ट्रांसफर करता हूं जो थोड़ा ठंडा। तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है अभी एयर ऑक्यूपाई करने का, इट इज 2.7 लीटर। अब आपको पूछा गया है कि जिस रूम में इसको ट्रांसफर किया गया है उस रूम की टेम्परेचर कितनी है, क्या बता सकते हो? Yes, sir. V1 by T1, V2. चलो बनाओ, इसको बनाओ तो। 288 केल्विन। वेरी गुड। V1 by T1 is equal to V2 by T2। बेटा कोई कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा है? सर कैलकुलेट किए हैं सर अभी पेन कॉपी पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। V2 by T2, ओके। तो V2 का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 2.7 दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली बात है, अब इसको कैलकुलेट करो तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कटेगा 0.9 टाइम्स और वो उधर जाएगा तो आ जाएगी 288 कैलकुलेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल कटेगा तो आ जाएगी आपके आंसर 288 कैलकुलेशन। So this was a very simple question related to Charles law. समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई सर। चलो वेरी गुड। एक लॉ हम लोग और देखते हैं, दैट इज गे-लुसाक लॉ। बेटा ये गे-लुसाक लॉ आपने एक पढ़ा है, वो लॉ नहीं है, ये दूसरी है, ठीक है ना। वो गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था, ये दूसरी लॉ है, गे-लुसाक लॉ, जो बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature, to the absolute टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर केल्विन में होगी सराउंडिंग में उससे प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रेशर एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? टेम्परेचर इन केल्विन, प्रोवाइडेड आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो देखो ये लॉ क्या बोल रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P by टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इस लॉ को इस तरह भी लिख सकता हूं, P1 by T1 is equal to P2 by T2 which is equal to P3 by T3 डॉट 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 डॉट। लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, सिंपल सा। अब इसका यदि ग्राफ बनाया जाए, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ओके, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो कैसा आना चाहिए? लीनियर ग्राफ आना चाहिए कि कर्व आना चाहिए? सर linear graph. लीनियर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ये ग्राफ लीनियर आएगी। और ये जो ग्राफ बनाई जाती है इसमें कौन सा कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। So volume. और जो ग्राफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे बनाया जाता है उसको हम लोग आइसोकोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोकोर्स, ओके।
अब चलिए आपके सामने एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको भी ऐसा होमवर्क बना के लाओगे कि मान लो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो कौन सी वॉल्यूम मैक्सिमम है ना? ये जो आइसोकोर है कौन सी मैक्सिमम वॉल्यूम पे प्लॉट किया गया है? V1, V2, V3। ओके, अब तो ये तो हो गई आपकी गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ को समझना बिल्कुल आसान है, चार्ल्स लॉ से ही मिलता जुलता है। क्या है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो चलो ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर किससे प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर से। तो P1/T1, P2/T2, P3/T3 कांस्टेंट। तो प्रेशर और टेंपरेचर का जो ग्राफ होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पूरी ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो लीनियरली डिपेंड करती है, तो दिस वन इज गेल-लुसाक लॉ। कभी आपसे कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इज दिस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-लुसाक लॉ, यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि इज दिस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-लुसाक लॉ, तो आप क्या बोलोगे, सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। सही है, इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-लुसाक लॉ। तो ठीक है ना, ये सिंपल सी कुछ लॉज थी जो हम लोगों ने आज देखा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस बेस पे हम लोग करते हैं जो आपको बनाना है। इसको जल्दी से आप मार लो स्क्रीनशॉट। सिंपल सी चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलिए यस सर। देखो इस चैप्टर में आप बेस कॉन्सेप्ट खोजोगे ना तो ऐसी बहुत डीप कॉन्सेप्ट नाम की चीज आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगी। सुपरफिशियल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़े दिमाग लगाने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, बट आप आराम से उसमें दिमाग लगा सकते हो। बट इसके आने वाले बाद वाले दो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का बेस है। उन दो चैप्टर के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि वो दो चैप्टर जब आएगा तो केमिस्ट्री का वही स्तंभ है, केमिस्ट्री का बेस माना जाता है वो दो चैप्टर, ठीक है ना। ये चैप्टर हम लोग करेंगे कंप्लीट करने के बाद वो चैप्टर, तो प्रोबेबली आई सपोज इसको भी पढ़ना है, इनसे भी मार्क्स आते हैं। मेंस के एग्जाम में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर, बट जितने चैप्टर अभी तक पढ़ाए हो गए उनको आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक गैस की सिलेंडर है, अब गैस का सिलेंडर जैसा तो दिख नहीं रहा है, पर मान लो गैस का सिलेंडर है, ठीक। अब इस गैस के सिलेंडर पे एक प्रेशर गॉज लगा हुआ है और वो प्रेशर गॉज बता रहा है कि 12 atm प्रेशर है इसके अंदर, ठीक है ना, प्रेशर गॉज इंडिकेट कर रहा है। अब टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब अचानक ये सिलेंडर जिस जगह पे रखा हुआ है वहां पे आग पकड़ लेता है, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि यदि इस कंटेनर की मैक्सिमम प्रेशर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी 14.9 एटमॉस्फेयर है, तो एट व्हाट टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड। आई सपोज क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। सेफ कंडीशन में ये सिलेंडर जब रखा हुआ है तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर गॉज इंडिकेट कर रहा 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस को तो प्रेशर डाल के हम लोग स्टोर करते हैं ना अंदर। अब इस बिल्डिंग में आग लग गया, बिल्डिंग में जब आग लगा है तो बोला जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम प्रेशर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी है 14.9 atm। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि ये कितना टेम्परेचर पे ये सिलेंडर एक्सप्लोड करेगा।
तो आई सपोज सिंपल लॉजिक लगेगा, आप इसको बना सकते हो। कौन सा कंडीशन यहाँ Yes, sir. कांस्टेंट रखोगे आप? वॉल्यूम सर। वॉल्यूम क्योंकि ये सिलेंडर की वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो कौन सा नियम लगता है? गे-लुसाक लॉ लगता है। ओके, तो गे-लुसाक लॉ बोलता है कि P Kelvin इज इक्वल टू P2 बाय T2। अब ये कंटेनर ब्लास्ट कब करेगा? ये कंटेनर कब ब्लास्ट करेगा? जब इस प्रेशर को जस्ट क्रॉस करेगा, या बोलो तो कि इस प्रेशर पे पहुंच जाएगा। हम ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम विथस्टैंड कैपेसिटी इसकी इतनी है, तो इतना जहां पहुंचा और थोड़ा सा बढ़ा ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि इस प्रेशर पे वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो P1 आपको मालूम है 12 एटमॉस्फेयर, T1 को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कितना होगा? केल्विन में करना पड़ेगा, इसमें मत करना। 300 डिग्री आ जाएगा, 3 डिग्री नहीं होता केल्विन में, 300 T72 Kelvin P2 14.9 है और T2 आप आराम से निकाल सकते हो। सपोज आप इसको बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर बन गया। बन जाएगा सर। तो आप प्लीज इसको आप बना लेना एज अ होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग मिलते हैं तो कुछ क्वेश्चन इन लॉज से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।